हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम अध्याय 5 देखेंगे। इसमें हम अध्ययन करेंगे आज राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ये इस अध्याय का नाम है। तो आइए देखते हैं प्राचीन काल में राज्य क्या था, राजा का चुनाव कैसे होता था और प्राचीन गणराज्यों के बारे में इसमें देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि कुछ लोग शासक कैसे बने। देखिए दिया है कि लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं वर्तमान समय में, जो कि हम चुनाव करते हैं प्रधानमंत्री का। लेकिन बहुत पहले लोग शासक वैसे बनते थे। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े-बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए यज्ञ के द्वारा। जैसे इसमें दिया है एक यज्ञ अश्वमेध यज्ञ, एक ऐसा ही आयोजन था। इस प्रकार के विशेष प्रकार के उत्सव और विशेष प्रकार के वो यज्ञों का आयोजन करते थे, उस प्रकार से वो राजा बनते थे। देखिए फिर दिया है कि इसमें एक घोड़े को क्या किया जाता था, अश्वमेध जो यज्ञ करवाते थे उस समय के राजा, वो घोड़ों को राजा के लोगों की देख-रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए वो छोड़ दिया जाता था कि वो कहीं भी उसे जाने दिया जाए। तो इस प्रकार से इस घोड़े को किसी दूसरे राज्य ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था और इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था और यह यज्ञ विशिष्ट उस समय के जो पुरोहित होते थे उनके द्वारा संपन्न करवाया जाता था और इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था जो पुरोहित हुआ करते थे। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था, यानी अश्वमेध करवा के वो अपने जो घोड़े को छोड़ देता था, उससे वो उसकी ताकतवर शामिल होता था कि यदि किसी भी राज्य को उसे रोक रहा है तो उसे युद्ध करना पड़ेगा और जो नहीं रोक रहा है यदि उसे जाने दे रहा है, इसका मतलब कि वो उस राजा के शक्ति से डर गया या फिर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। तो शक्तिशाली वही दिया है कि वो राजा बहुत शक्तिशाली होता था और यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे, जो उस घोड़े को नहीं रोकते थे जहाँ तक, और जहाँ कोई रोकता था उसे युद्ध करना पड़ता था। इन सभी आयोजनों में राजा का जो मुख्य स्थान होता था, तो मतलब राजा का ही मुख्य स्थान होता था इन आयोजनों में। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। वह यज्ञ के अवसर पर वह राजा की क्या करता था, विजय तथा अन्य गुणों का जो करता था, गान करता था, जो सारथी होता था। उसके बाद राजा के सगे संबंधी खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। जो राजा के ऊपर पुरोहित होते थे वो पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे और जिन्हें पुरोहित क्या करते थे, शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। यानी उपहार तो लाते थे लेकिन विष या वैश्यों को पुरोहितों द्वारा उनको अनुष्ठान में शामिल नहीं होने दिया जाता था। आइए देखते हैं वर्ण। वर्ण क्या थे। जिस प्रकार से इस समय हमारा समाज जातियों में बटा हुआ है, उस प्रकार से उस समय के लोग क्या, समाज जो था वो वर्णों में बटा हुआ था। देखिए उस समय का जो समाज था क्या था, 4 सामाजिक वर्ग थे। 4 सामाजिक वर्ग में बटा हुआ था। एक हो गया ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य व शूद्र। तो जो ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मणों का काम था वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना, जिनके लिए उन्हें बहुत सारा उपहार मिलता था। जो क्षत्रिय हुआ करते थे उनका काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। वो युद्ध करते थे युद्धों में और अन्य बाहरी आक्रमणकारियों से अपने देश की, अपने प्रजा की, अपने समाज की रक्षा करते थे। वैश्यों का काम था खेती, पशुपालन तथा व्यापार करना। ये सारे काम वैश्य करते थे। जो शूद्र थे ये बिल्कुल नीचे, मतलब इसको और निम्न वर्ग माना जाता था। तो ये अन्य तीनों वर्गों की सेवा करते थे। इन तीनों वर्गों की सेवा करने का काम था शूद्रों का। और कहें कि इस वर्ग में सबसे निम्न माना जाता था शूद्र को। आगे देखिए यहाँ पे दिया है जनपद। तो देखिए जनपद क्या होता है, महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर के जनपदों के राजा माने जाने लगे थे।
जनपद जो होता था बड़ा होता था जन से, तो अब वो जो महायज्ञ कर लेते थे उसके बाद वो राजा जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होती थी। कुछ महत्वपूर्ण जनपद आगे दिखाए गए हैं उसको हम देखेंगे। देखिए इसमें आगे दिया है कि जो पुरातत्वविद थे, पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदवाई भी की है वर्तमान समय में उनका अध्ययन करने के लिए। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में हमें मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास हमें अतरंजी खेड़ा, इनमें प्रमुख ये जनपदों के नाम है। तो वह दिया है कि दिल्ली में हमें पुराना किला, उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा, ये प्रमुख जनपद मिले हैं हमें खुदाई में। ये उनकी बस्तियां हैं, इनमें प्रमुख है। ठीक है, खुदाई से पता चला है कि इन झोपड़ियों में रहते थे लोग, इन्हीं झोपड़ियों में रहते थे और उसके साथ मवेशियों तथा अन्य जानवरों को वो पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान और जौ, दालें तथा गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। इस प्रकार की वो फसलें उगाते थे, इस प्रकार से वो अपना कृषि कार्य भी करते थे। ये देखिए दिया है कि यहाँ पे ये चित्र दिया हुआ है, ये चित्र धूसर पात्र है। इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिलती हैं और ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग उस समय के खास मौकों पे महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता रहा होगा। तो ये इस प्रकार का एक बर्तन का चित्र उस समय का ये प्रदर्शित किया गया है इस चित्र में। आगे देखते हैं, जो लोग हुआ करते थे वो लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, मिट्टी के बर्तनों को बनाते थे तो उसका प्रयोग भी करते थे। इसमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन भी मिले हैं जिनमें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के जो पात्र मिले हैं उस समय के, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में होते थे। उसी का ये देखिए यहाँ पे ये चित्र दिया गया है, सरल रेखाओं में ज्यामितीय आकार की उसका चित्र बना हुआ है। आगे देखते हैं महाजनपद। देखिए महाजनपद कब से बनाया, कब से इसकी उत्पत्ति हुई। देखिए ये करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए और इन्हें ही क्या कहा गया, महाजनपद। यानी जन सबसे छोटा, जन से बड़ा जनपद, और जो जनपद से भी अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र हुआ वो कहलाया आपका महाजनपद। इनका कहेंगे क्रम बढ़ता हुआ जा रहा था। आगे है कि अधिकतर जो महाजनपद थे इनकी राजधानी, एक राजधानी हुआ करती थी महाजनपदों की। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बना दी जाती थी बाह्य आक्रमणकारियों से सुरक्षा के लिए। देखिए ये दिया, इसमें महत्वपूर्ण जनपद, महाजनपद और नगर दिखाए गए हैं। देखिए ये झेलम नदी, यहाँ पे तक्षशिला दिखाया गया है। ये तक्षशिला यहाँ पे हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा। कौशाम्बी भी उत्तर प्रदेश में। उज्जैन आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। वैशाली, ये मगध, वज्जी, अंग, ये सारे आपके होंगे स्थानों के नाम दिए हैं। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है कि ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डर के अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। तो जो किला अब बाहरी बिल्कुल लकड़ियों का या पत्थर का वो दीवार बना रहे हैं, तो वो आक्रमणकारियों से रक्षा के लिए है कि उनके महाजनपदों पे या जनपदों पे कोई आक्रमण न कर सके। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष और बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा, तब जाकर के ये किले जो वो अपने महाजनपदों के किनारे चारों तरफ घेरने के लिए बनाते थे, बने होंगे और इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ी होगी। तो उनको बनाने के लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए ये दिया हुआ है, ये इस प्रकार के बनाए जा रहे हैं। वो बाहर में किला ये दिखाया गया आपका कौशाम्बी किले की दीवार का ये है चित्र। कौशाम्बी किले की दीवार जो आधुनिक हमें उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास मिली है। ये ईंट की दीवार का अवशेष है। ये किले जो है ईंट को जोड़ के बनाए गए हैं और इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। तो ये इस चित्र में दिखाया गया है, ये किला है। आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ, महाजनपद काल में अब लोग क्या करते थे, अब राजा सेना भी अपने पास रखने लगे थे सुरक्षा के लिए। अब सेना रख रहे हैं तो सुरक्षा के लिए रखते होंगे। फिर एक सिपाहियों को क्या करते थे, नियमित वेतन देकर पूरे साल उनको रखा जाता था और कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों
के रूप में होता था, आज सिक्कों के रूप में, टूटे फूटे सिक्कों के रूप में भी। इन सिक्कों के बारे में हम अध्याय 8 में पढ़ेंगे। अन्य प्रकार के जो सिक्के उस समय उपयोग किए जाते थे। आगे देखिए कर व्यवस्था थी, उस समय में कर व्यवस्था भी थी। यहाँ पे दिया है कि जो महाजनपदों के राजा थे विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना भी रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। और इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता, इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी इतने सारे कार्य करने के लिए। तो अतः वो महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पे कर लाए गए उपहारों पे निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। इसके पहले वो जो जनता द्वारा या क्या कहते हैं जो जन व हम लोग उसमें वैश्य से पढ़े हैं, तो वो क्या करते थे कि उपहार लाते थे समय समय पे, तो उससे वो अपनी जो भी कार्य थे उसको पूरा करते थे। लेकिन फिर उससे क्योंकि इतने खर्चे बढ़ने की वजह से सेनाएं भी रखते थे, उनको वेतन देना पड़ता था, कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती थी, तो संसाधनों की उनकी अधिक आवश्यकता पड़ने लगी। इसलिए राजा लोग सिर्फ उनके उपहारों पर निर्भर न रह करके अब क्या नियमित रूप से वे कर वसूलने लगे। तो जो कर लगाते थे, देखिए दिया है कि वे फसलों पे लगाए गए कर, फसलों पे लगाए, कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। जो व्यापारी थे, व्यापारियों को सामान पे कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। जो आखेटक या संग्राहक थे, उनको भी जो अपने वस्तुओं से जो जंगल से वो संग्रह करते थे वस्तुओं को, उनसे उनमें से उनको वस्तु कर के रूप में देनी पड़ती थी। कृषि में क्या परिवर्तन हुआ, आइए देखते हैं। इस युग में यह है कि कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। क्या है, पहला है हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। लोहे के जो हल के फाल आए, लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था, और इससे फसलों की उपज भी बढ़ गई। भूमि को और आसानी से भी जोता जा सकता है। दूसरे लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय अब धान के वो क्या किए, पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी क्या होने लगी, ज्यादा होने लगी। क्योंकि रोपण किया जाता था, जड़ें अंदर तक उनकी प्रविष्ट कराई जाती थी, पहले ऊपर ऊपर छीट दिया जाता था, तो उतने उससे उपज या पैदावार नहीं हो पाती थी, तो पैदावार भी बढ़ने लगी। यहाँ दिया है आगे सूक्ष्म निरीक्षण मगध। तो इसमें हम मगध के बारे में देखेंगे। मगध ऊपर हम अभी मानचित्र 4 पृष्ठ संख्या 45 में ऊपर देखे मगध की स्थिति हम कुछ हमें बिहार के पास देखने को मिली है, वर्तमान बिहार में है, होगी उसकी स्थिति देखें तो। जैसे देखिए यहाँ पे हमने मगध देखा है, तो इसी के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। देखिए इसमें दिया है कि यहाँ पे लगभग 200 सालों के भीतर मगध जो था सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। यहाँ पे गंगा और सोन जैसी मगध से होकर नदियां बहती थी। गंगा और सोन महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि कह सकते हैं कि मगध जनपद से होकर के प्रवाहित होती थी। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इन दो नदियां गंगा और सोन, इसके द्वारा जल यातायात द्वारा लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे सामानों को लेकर जाना या स्वयं आना जाना काफी सरल हो गया था। फिर जल वितरण और जमीन को उपजाऊ, क्योंकि जल के द्वारा जमीन को जमीन में कृषि करना, उसकी खुदाई करना, सिंचाई करना काफी सुलभ हो गया था। तो इसके लिए ये दोनों नदियां बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और मगध का देखें तो मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां, रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार, हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी हुआ करते थे। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें भी हैं, तो इस वजह से लोग क्या करते थे, हथियारों को लिए काफी ये सही था, मजबूत औजार बना सकते थे औजार इन अयस्कों द्वारा। फिर दिया है कि जो मगध है, मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक हमें देखने को मिलते, एक है बिंबिसार और दूसरे हैं अजातशत्रु। तो अजातशत्रु और बिंबिसार दो इस प्रदेश के, इस जनपद के महान शासक थे, शक्तिशाली शासक थे। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते रहते थे। महाजनपद महापद्म नंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे इसी जनपद के, कह सकते हैं कि बिंबिसार अजातशत्रु के बाद महापद्म नंद। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, जो
गृह है, आधुनिक वर्तमान समय से राजगीर के नाम से जानते हैं। कई सालों तक क्या ये मगध की राजधानी बनी रही, जो राजगृह थी। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना है, इसको राजधानी बनाया गया था। पहले थी मगध की राजधानी राजगृह, उसके बाद फिर बाद में इसे पाटलिपुत्र इसकी राजधानी कर दी गई। फिर है कि 2300 साल से भी पहले की बात है कि मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। तो ब्यास नदी तक आया। मेसिडोनिया का राजा था सिकंदर। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे। क्यों? क्योंकि भारत के शासक जो थे, इनके पास पैदल सेना, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना हुआ करती, जो इसमें ये सारे प्रभावशाली राजा थे, तो इनके पास बहुत सारी पैदल, रथ और हाथी सेना थी। इसलिए वो उनके उसके जो सैनिक थे या सिपाही थे, वो आगे बढ़ने से इनकार कर रहे थे। आगे देखते हैं वज्जी जनपद के बारे में। इसमें दिया है कि हमने जैसे ऊपर पढ़ा है कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य भी था, जिसकी राजधानी क्या थी? वैशाली। ये भी बिहार में ही है। तो वज्जी की राजधानी वैशाली थी। यह एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गढ़ या संघ कहते हैं। यहाँ पे गढ़ या संघ की शासन व्यवस्था चलती थी। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। कई शासक होते थे और प्रत्येक शासक ही राजा कहलाते थे। ये सभी जो राजा थे विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे और सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है और किस तरह करना है। तो ये समूह में बैठ के राजा बात करते थे और फिर कोई निर्णय लेते थे। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। इसमें स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। उन्हें दास नहीं आ सकते थे सभा में, स्त्रियां तो नहीं आती थी। और कमकार जो होते थे, कमकार ये भी इनके इस समूह का नहीं बन पाते थे। इनको इसमें हिस्सा नहीं लेने दिया जाता था। देखिए यहाँ दिया है आगे कि जो वज्जी संघ है, वज्जी संघ का यह वर्णन जो है दीघ निकाय से लिया गया है। और दीघ निकाय क्या है? एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। वज्जी संघ का जो वर्णन ऊपर दिया गया है, इसमें से बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं, जिसमें से करीब 2300 साल पहले लिखा गया था यह अजातशत्रु। और वज्जी संघ, देखिए अजातशत्रु वहां का राजा था। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कर को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। यानी अजातशत्रु ने अपने मंत्री का नाम था वस्कर, उसने बुद्ध के पास उनको भेजा सलाह के लिए। तो बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे तब तक उन्नति करेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, तो उनकी जो प्रजा है वो उन्नति करती रहेगी। जो वज्जी वासी है वो उन्नति करेंगे, वज्जी साम्राज्य है वो उन्नति करेगा। पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे और विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पे कोई रोक नहीं लगाएंगे। यदि ये सारे वो क्रियाकलाप कर रहे हैं, इन सब का पालन कर रहे हैं नियमों का, तो वो विकास होता रहेगा, विकास के मार्ग पे अग्रसर होता रहेगा वज्जीवासी या फिर वज्जी जो समाज था, वज्जी साम्राज्य। तो वही सलाह हमें बताया बुद्ध ने कि यदि ये सारी क्रियाएं कर रहे हैं तो वो विकास करता ही रहेगा। आगे दिया है कि कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, वज्जी संघ को। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पे विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। और हम और आगे पढ़ेंगे इन सब के बारे में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।